हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 24 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो आपका करंट अफेयर्स रहता है, ये हम कहाँ से उठाते हैं? द हिंदू न्यूज़पेपर से, या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जो ऑफिशियली न्यूज़ पब्लिश की जाती है वो न्यूज़ हम उठाते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि आज की इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। वित्त मंत्री ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। इन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इसी के साथ हम वो सारी बातें कवर करेंगे और कुछ बातें बजट के बारे में भी होंगी और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एंडी मरे ने कहा कि पेरिस ओलंपिक उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। आपको पता है अभी जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेंगे। तो ये पेरिस ओलंपिक इनका आखिरी गेम रहेगा, ऐसा कहना है एंडी मरे का। ये एंडी मरे कौन है, इनके बारे में बातचीत करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। इजरायली संसद ने यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये यूएनआरडब्ल्यूए क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए ये विधेयक क्यों लाया गया इजरायली संसद में, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम पहली न्यूज से। बजट 2024, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर इन 9 प्रायोरिटीज ऑफ थर्ड एनडीए गवर्नमेंट। तीसरी एनडीए सरकार की 9 प्राथमिकताओं में कृषि, रोजगार और बुनियादी ढांचा शामिल है। एनडीए गवर्नमेंट का क्या मतलब है? एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि ये एक गठबंधन है। इस गठबंधन में मुख्य भूमिका कौन सी पार्टी की है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मुख्य भूमिका निभाती है इस गठबंधन में। और लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है ना? तो अभी इनके तीसरे कार्यकाल में ये बजट पेश किया गया है हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। और वित्त मंत्री कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए रोड मैप तय करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने मंगलवार को 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट की 9 प्राथमिकताओं का खुलासा किया। और इनमें कौन कौन से हैं वो 9 सेक्टर जिनमें बातचीत की गई है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास, एनर्जी सिक्योरिटी, इसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा सुरक्षा, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, इनोवेशन नवाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स यानी कि अगली जो पीढ़ी आएगी उनके लिए क्या क्या सुधार होने हैं, वो सारी बातों को इसमें सूचीबद्ध किया गया है। यह पूर्ण बजट फरवरी में घोषित अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित योजनाओं की एक निरंतरता आप कह सकते हैं। इसमें कुछ बातें जैसे हैं विपक्षी पार्टियां जो है वो इनके विरोध में बोल रही हैं। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जो आपका टैक्सेशन स्लैब है उसमें
क्या परिवर्तन देखने को मिला है? अगर आपकी आमदनी 0 से लेकर 3 लाख की है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है, कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से लेकर 7 लाख तक की है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना होगा? 10% देना होगा। अगर इसी तरीके से बात करें, आमदनी अगर आपकी 10 से लेकर 12 लाख की है तो आपको कितना देना होगा? 15% देना होगा। और वहीं अगर 12 से लेकर 15 लाख आमदनी है तो कितना टैक्स लगेगा? 20% लगेगा। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो फिर आपका लगेगा 30%, ठीक है। तो ये टैक्स के बारे में कुछ बातें जो है मैंने आपको बताई जिसमें ये कहा गया है। और बिहार के लिए इसमें बखूबी प्रयास किया गया है कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी जो एनडीए सरकार बनी हुई है, गठबंधन की सरकार है, इसमें जो बिहार के नीतीश कुमार हैं, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी जो पार्टी है, उनकी पार्टी ने इनके साथ गठबंधन किया है। और उनकी पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में, मैंने आपको बड़े प्यारे ढंग से समझाया भी था। और नीतीश कुमार का जो बयान है इस बजट को लेकर, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो बड़ा ही सकारात्मक और स्वागत के योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। बिहार के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को विशेष धन्यवाद। आशा है कि आगे भी अन्य आवश्यकताओं के लिए केंद्र सरकार इसी तरह बिहार के विकास में सहयोगी रहेगी। ये कहना है नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी, जैसे हम बात करें लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? यह कुर्सी बचाओ बजट सिर्फ सहयोगियों को खुश करने वाला है। इसके अलावा ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। इसमें अडानी अंबानी को फायदा होगा और आम भारतीयों को इससे कोई भी राहत नहीं मिलेगी। बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया है, ऐसा कहना है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, ठीक है ना। तो बाकी जो बजट के बारे में आपको डिबेट मिल जाएंगी, आप जब जाएंगे ऑल इंडिया रेडियो जो मैंने कल आपको रिकमेंड किया था, तो वहां पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डिबेट भी मिलेगी, किसके क्या क्या फायदे होंगे, क्या 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 नुकसान देखने को इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही तो हैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। इनके जैसे हम बात करें इनके रिकॉर्ड की, इन्होंने लगातार 7 बार क्या किया है? लगातार 7 बार बजट पेश किया है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है वित्त मंत्री के बारे में, किसने लगातार 7 बार बजट पेश किया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, तो फिर इन्हीं का नाम आएगा आज के बाद में, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे लंबा बजट पर भाषण भी दिया इन्होंने। और ये जो बजट पर भाषण जो देते हैं, उस भाषण देने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। इसी के साथ कई घोषणाएं भी इन्होंने की। और ये जो बजट भाषण था इनका कितनी देर तक चला? 1 घंटे 25 मिनट तक चला। बाकी जो बातें हैं वो आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, एक बजट से संबंधित क्वेश्चन और बनता है कि भारत का सबसे पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? तो नाम आएगा किसका? निर्मला सीतारमण का, जिनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण ने किया था। और ये क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा
भारत का पहला पेपरलेस बजट है। अगर आपने लिखा होगा 2021-22 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और ये शुरुआत किस तरीके से की गई, क्योंकि उस समय कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था और कोरोना में तो आपको पता है लॉकडाउन भी लगा हुआ था, और इसी के चलते पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने। और अभी जो कल इन्होंने ये बजट पेश किया है, 7वीं बार किया है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। 7 बार लगातार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण का नाम लिख देना। और आपको पता है बजट पेश करने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाता है। इन्होंने एक दिन पहले यानी कि कब किया था, 23 जुलाई को तो क्या हो गया, बजट पेश हो गया, और 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था इन्होंने। एक दिन पहले होता है हमेशा। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष पेश किया गया था, तो आपको लिख देना है 1950-51 में पेश किया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे ये परंपरा चलती गई और एक दिन पहले ये पेश किया जाने लगा। ठीक है ना, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है और किस प्रकार से ये अहम रहता है बजट के लिए। ठीक है, एक लेखा जोखा, कितना खर्चा आया कितना, इस प्रकार से एक ब्यौरा आप कह सकते हैं, एक वार्षिक ब्यौरा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एंडी मुरे सेज पेरिस ओलंपिक विल बी हिज फाइनल टूर्नामेंट। एंडी मुरे ने कहा है कि अभी जो ये पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं ये उनका फाइनल टूर्नामेंट रहेगा। ये एंडी मुरे कौन है? अराइव्ड इन पेरिस फॉर माई लास्ट एवर टेनिस टूर्नामेंट, सेट द 2 टाइम्स ओलंपिक सिंगल चैंपियन एंडी मुरे। ये जो एंडी मुरे हैं 2 बार के ओलंपिक एकल चैंपियन रह चुके हैं और अभी ये वहां पर पहुंच चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। एंडी मुरे के बारे में नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो सिंपल आप बता सकते हैं कि एंडी मुरे किस खेल से संबंधित हैं। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा ना टेनिस तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और ये जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं ये कहां पर होंगे? पेरिस में होंगे। और पेरिस कहां पर है? फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और ये जो आपके ओलंपिक खेल हैं कौन से हैं? ग्रीष्मकालीन हैं। सिंपल अगर आपको ये पूछा जाता है कि ओलंपिक खेल कब होंगे या ओलंपिक खेल हो रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लेना कि वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। ओलंपिक खेल जब शुरू हुए थे तो ओलंपिक खेल कौन से शुरू हुए? तो यही ग्रीष्मकालीन हुए थे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, शीतकालीन भी होते हैं, पैरालंपिक भी होते हैं, है ना, 4 कैटेगरीज होती हैं, मैंने आपको बताया भी था क्लास में। और जैसे हम बात करें अभी के जो ये खेल होने वाले हैं कब से चलेंगे? शुक्रवार को शुरू होंगे। शुक्रवार कब है? 26 जुलाई 2024 को। और आज कितनी हो गई है? आज 24 जुलाई है। थोड़े ही दिन बाकी हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन के बाद ये शुरू होने वाले हैं। और रविवार 11 अगस्त 2024 तक ये चलेंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम भी आपको बता दिया है यहाँ पे। और इसी के बारे में इन्होंने कहा है कि ये मेरा अंतिम टूर्नामेंट रहेगा, इसके बाद में ये संन्यास ले लेंगे। ठीक है, एंडी मुरे किससे संबंधित हैं? टेनिस से संबंधित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे एंडी मुरे के बारे में, जो कि एक टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। 2 बार ओलंपिक खेलों में ये जीत भी चुके हैं। ठीक है, 2 बार ओलंपिक एकल चैंपियन रह चुके हैं। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इजरायली पार्लियामेंट अप्रूव्स बिल टू लेबल यूएन रिलीफ एजेंसी UNRWA एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। इजरायली सांसद ने, सांसद नहीं बोलेंगे, इजरायली संसद बोलेंगे। ठीक है, सांसद तो उसे हम बोलते हैं जो सांसद चुनकर जाता है, यानी कि जो व्यक्ति इस संसद भवन में चुनकर जाता है उसे हम सांसद कह देते हैं। लेकिन सिंपल अब क्या बोलेंगे?
इजरायली संसद ने संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इजरायली लीडर्स हैव अक्यूज्ड यूएनआरडब्ल्यूए ऑफ कोलैबोरेटिंग विद द इस्लामिक मूवमेंट हमास इन गाजा। इजरायली नेताओं ने यूएनआरडब्ल्यूए पर गाजा में इस्लामी आंदोलन हमास के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया है। आपको पता है इजराइल और हमास का तो काफी लंबे समय से एक युद्ध चल रहा है। इजरायली संसद ने सोमवार को ये विधेयक को मंजूरी दे दी और इसने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म समझनी है। यूएनआरडब्ल्यूए इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये एक ऐसा संगठन है जो किसका मदद करता है, इनकी मदद कर रहा है। एक आप कह सकते हैं कि जो भी इसमें पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करता है। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल का तो मुद्दा है। अगर फिलिस्तीन का अगर कोई साथ देगा तो इजराइल वाले तो यही कहेंगे कि ये विरोधी है हमारे। इसी वजह से इनके संगठन को इन्होंने क्या कर दिया है, आतंकवादी करार देने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, तो यहां पर ये आप इसका नाम देख सकते हैं। यूएनआरडब्ल्यूए की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। हिंदी में इसे हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी। तो इसके खिलाफ वोट हुए वहां पर और इस एजेंसी के खिलाफ इजरायली प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहा है और ये इनका एक नया कदम है। ठीक है, इस्लामी आंदोलन हमास के बारे में तो आप जानते होंगे, हमास की स्थापना किस प्रकार से हुई, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी चलो एक क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे, उससे पहले आप ये देख लीजिए, यही तो है जिस पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें तो आप क्या बता सकते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, कमेंट में बताइएगा जरा। इतने में आप एक क्वेश्चन के बारे में बता दीजिए। गाजा पट्टी जो एक बड़ा मुख्य आप क्षेत्र कह सकते हैं इजराइल के बीच में, और उसी को लेकर एक बड़ा विवाद बना रहता है अक्सर। इस गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र के साथ लगती है और उत्तर व पूर्व में इजराइल के साथ लगती है। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात ठीक लिखी हुई है। पहला पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये मैप देखिए पहले, इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा इजराइल। इस इजराइल को थोड़ा सा अगर हम बड़ा करके देखें तो यहां पर देख लीजिए, ये इजराइल आपको दिखाई दे रहा होगा ना। तो ये है इजराइल। इस इजराइल के कौन सी दिशा में आपसे पूछा गया है, तो इसमें लिखा है दक्षिण पश्चिम में। तो नॉर्मल इस तरह से बना लीजिए आप, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये आपकी उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा में पूछा गया है, तो दक्षिण पश्चिम में, यानी कि इस डायरेक्शन में। नीचे की तरफ देखिए इधर, तो ये देखो, ये रहा आपका इजिप्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिस्र, ये रहा आपका इजिप्ट। तो इस डायरेक्शन में क्या है, इजिप्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। उसी प्रकार से अगर हम देखें उत्तर व पूर्व में देखा जाए गाजा पट्टी के, तो इजराइल से इसकी बाउंड्री लगती है। ये जो गाजा स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, गाजा स्ट्रिप के दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट है और इसके पूर्व में देखा जाए तो ये रहा इजराइल और इधर भी रहा इजराइल की बाउंड्री। ठीक है, ये देखो, ये सारा इजराइल ही तो है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार पहला पॉइंट ठीक हुआ। भूमध्य सागर गाजा पट्टी के पश्चिम में स्थित है, क्या ये बात ठीक है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। इस गाजा पट्टी के अगर पश्चिम में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये रही गाजा पट्टी। ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही होगी ना, गाजा स्ट्रिप इसको बोल देते हैं। इस गाजा पट्टी के अगर आप डायरेक्शन को देखेंगे तो इस प्रकार से ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है। पश्चिम में आपको ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, यही तो है भूमध्य सागर। यानी कि दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट देखो, जॉर्डन की सीमा पूर्व में गाजा पट्टी के साथ लगती है। आप कहेंगे जी नहीं, ये गलत लिखा हुआ है।
जॉर्डन की सीमा पूर्व में गाजा पट्टी के साथ नहीं लगती, क्योंकि गाजा पट्टी के पूर्व में क्या लगता है, इजराइल की सीमा है। ये देखो इजराइल लगता है, यहां पर भी देख लीजिए, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखो, ठीक है ना, ये गाजा स्ट्रिप जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अगर आप देखेंगे इसमें, लेकिन जब हम जॉर्डन की बात करते हैं, जॉर्डन और गाजा पट्टी के बीच में क्या है, यहां पर इजराइल की आपको दिखेगी क्षेत्र, ठीक है। इजराइल, ये जो इजराइल है ना, ये बीच में आता है गाजा पट्टी और जॉर्डन के। ये रहा जॉर्डन, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें सी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ए और बी आपका ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा केवल 1 और 2, यानी कि बी ऑप्शन अगर आपने टिक किया है, तो बखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, ठीक है। तो ये इजराइल और हमास के बारे में थोड़ा और भी आप ज़्यादा जान सकते हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है किसी भी हालत में। चलिए, वैसे थोड़ा सा हमास के बारे में बता देते हैं, और इस संगठन पे ये क्यों इन्होंने आतंकवादी करार देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये हमास का क्या कर रहा है, सहयोगी बन रहा है, उनकी आप कह सकते हैं एक मदद कर रहा है। हमास की स्थापना कब हुई थी? हमास की स्थापना हुई थी 1987 में। और इस हमास का पूरा नाम क्या है? हरकत अल मुकावमात अल इस्लामिया। इसका मतलब क्या होता है? इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। ये एक इस्लामी आंदोलन है और इसे आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है, जैसे कि आपको पता ही है। और इस हमास का सहयोगी बन रहा है कौन? ये जिसकी हम बात कर रहे थे, UNRWA, जो कि यूएन की एक एजेंसी है, रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जो कि फिलिस्तीन रिफ्यूजी के लिए बनाई गई है, लेकिन इजराइल ने ये इसमें देखा है। इस हमास की अगर हम बात करें, इस हमास का प्रभाव मुख्य रूप से किस पट्टी में देखने को मिलता है? गाजा पट्टी में इस हमास का प्रभाव है, यानी कि इस संगठन का प्रभाव है। इस गाजा पट्टी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो आपको व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रही है इस बॉक्स के बंद में, यही तो है गाजा पट्टी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। एक आपको नाम और पढ़ने को मिलेगा इस हमास के अलावा, फतेह नाम भी आपने सुना होगा। फतेह की स्थापना 1959 में हुई थी। और फतेह का मतलब क्या है? फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। इसका मतलब होता है हरकत अल तहरीर अल फिलिस्तीन, ठीक है ना। ये एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है, इसे फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको कई वहां पर संगठन कार्य करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई नया टॉपिक रहता है, नया मुद्दा रहता है, अगर वो हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये दो बातें हो गई, यूट्यूब के बारे में हुआ और साथ में टेलीग्राम चैनल के बारे में भी ये बातचीत हुई। तो इन दोनों के अलावा अगर देखें तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, ट्विटर, एक्स, जोश, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, शेयर चैट एटसेट्रा। आपको सर्च करना है केवल EduRohi24। आपका धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ EduRohi ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।